हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट जो सेशन था उसके अंदर हमने बात की थी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की कि जब प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और पोलराइजेशन के लिए हमने बात की थी। अब आज हम उसमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि जो मीडियम है उनके बीच में जो प्लेट्स रखी हैं ना, वो दो अलग अलग या कुछ भी एन प्लेट्स रखी हुई हैं, तो उस कंडीशन पर हमारे पास रिजल्टेंट जो सी इक्वलेंट जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा। तो अगर ये दो प्लेट्स हैं, इनका एरिया अगर ए है ना, और उन पे चार्ज डेंसिटी जो है वो माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा है, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर हम यहाँ पे फील्ड देखें तो अगर वैक्यूम वाला पोर्शन है तो वैक्यूम वाले पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो वैक्यूम वाला पोर्शन है वहाँ पे सभी में तो यूनिफॉर्म होगा, वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करते हैं, प्लेट्स के बीच में जो प्लेट से टोटल डिस्टेंस जो है वो डी है, दो मीडियम रख देते हैं जिनकी थिकनेस जो है ना, वो है हमारे पास T1 और T2, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखें कि इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ये K1 है और ये K2 है, तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस प्लेट के रीजन में वो कितना होगा, वो होगा यहाँ पे सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, है ना। रिड्यूस होकर क्या 1/k हो जाएगा, तो यहाँ पे K1 होगा, ये होगा सिग्मा अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, इनकी थिकनेस जो है वो T1 और T2। देखिए अगर हमें यहाँ पर सी इक्वलेंट निकालना है कि जो कैपेसिटेंस है फाइनल वो कितना आएगा, तो सी इज इक्वल टू होता है, वो होता है क्यू अपॉन वी। तो अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कि ये जो दो प्लेट्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा इन दोनों के बीच में, वो एक तो आएगा वैक्यूम वाले पोर्शन की वजह से, तो उसको हमने लिखा वी नोट, ठीक है, प्लस V1 यानी मीडियम जो है ये प्लेट है वो 1 की वजह से, प्लस V2 ये सेकेंड वाली प्लेट की वजह से, ठीक है। तो अब देखिए पोटेंशियल का रिलेशन लिखते हैं यहाँ पे अगर ये टोटल थिकनेस D है और ये T1 और ये T2 है, तो सिर्फ जो वैक्यूम वाला पोर्शन है वो कितना होगा। वैक्यूम वाला पोर्शन में से हमें क्या करना पड़ेगा, T1 और T2 टोटल डिस्टेंस में से हमें T1 और T2 माइनस करना पड़ेगा। तो जो पोटेंशियल का रिलेशन होगा वो हमारे पास होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी होता है, डी होगा यहाँ पे डी माइनस T1 प्लस T2, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस में से हमने क्या कर दिया, T1 प्लस T2 इस पोर्शन को माइनस कर दिया, तो ये तो हमारे पास हुआ वैक्यूम वाला पोर्शन, प्लस V1, है ना। तो पहले वाला जो मटेरियल है उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, वो होगा सिग्मा अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट, थिकनेस जो है वो T1 है, प्लस सिग्मा अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट, थिकनेस जो है वो अब T2 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाला, ये आएगा यहाँ से D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 कॉमन निकाला है यहाँ से 1 अपॉन K1 माइनस T2 1 माइनस 1 अपॉन K2, ठीक है। ये रिलेशन हमारे पास आएगा और ये पूरी लेंथ जो है उसको हम लिख सकते हैं D इक्वलेंट, और सिग्मा जो है उसको हम लिख सकते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास आया D डैश या D इक्वलेंट, ठीक है। तो D इक्वलेंट यहाँ पे ये होगा, तो पोटेंशियल का रिलेशन हमारे पास ये आ गया। तो पोटेंशियल का रिलेशन आया तो आप C निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस जो आएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन Q D इक्वलेंट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास आया C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इक्वलेंट, यानी कैपेसिटेंस आ गया वो हमारे पास आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T1 1 माइनस 1 अपॉन K1 माइनस T2 1 माइनस 1 अपॉन K2। तो एक जनरल फॉर्म के अंदर हमारे पास जो रिलेशन है वो इस तरीके से आएगा, है ना। तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस
पहले T1 के लिए इतना 1 माइनस 1/K1 माइनस T2 1 माइनस 1/K2, ये हमारे पास होगा कैपेसिटेंस। ठीक है। अच्छा, इसमें जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वो आते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल का। तो देखिए ये वाला जो वेरिएशन बता रखा है ना, अगर मैं एक्सिस की बात करूं, है ना, ये वाली जो एक्सिस है वो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है यहाँ पे एक्स लेते हैं, तो अगर यहाँ से हम देखें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है ना। देखिए यहाँ पे हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे हमारे पास सिग्मा अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास, अच्छा यहाँ पर K1 और K2 जो है वो बराबर लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो है K और यहाँ पर भी ये है K। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जो आएगा वो देखो ये आएगा K एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो ये रिलेशन है ये हमें बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जो है वो दोनों प्लेट्स में किस तरीके से होगा। अच्छा, सेकेंडली चीज हमें यहाँ पे देखनी पोटेंशियल का वेरिएशन कैसा होगा। तो अगर दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल का वेरिएशन देखना है तो वो कैसे देखा जाए। तो देखिए पहले इस पोर्शन को मैं मिटा देता हूँ, या फिर नॉर्मल साइड में हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए पोटेंशियल का वेरिएशन अगर देखेंगे तो जो पॉजिटिव प्लेट है, देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यहाँ पोटेंशियल 0 है और यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो V है। तो ग्राफ जो है वो V से रिड्यूस हो रहा है, तो पहले हमारे पास यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो V है। ठीक है, तो पहले जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज होगा, तो स्लोप आएगा यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ से इधर के लिए वेरिएशन देखेंगे तो जो स्लोप आएगा वो थोड़ा ज़्यादा आएगा, यानी इस तरीके से ये होगा प्लेट के लिए। जब वैक्यूम वाला पोर्शन होगा तो स्लोप अगेन वही होगा जो पहले वैक्यूम के लिए था। फिर बाद में यहाँ पे बात करेंगे मीडियम के लिए, तो मीडियम के लिए अगेन जो होगा स्लोप इधर होगा और फिर फाइनली जो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम पोटेंशियल का वेरिएशन देखेंगे तो पोटेंशियल का वेरिएशन जो होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये है पोटेंशियल का वेरिएशन। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ इलिस्ट्रेशंस को। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हमें यहाँ से बोला हुआ डाइलेक्ट्रिक स्लैब और थिकनेस T एंड एरिया A इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया A, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D। यहाँ पे D जो है वो T से काफ़ी ज़्यादा है, तो अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि जो कैपेसिटेंस आएगा सिस्टम का वो कितना आएगा, एंड व्हाट डू वी प्रिडिक्ट अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑन लोकेशन ऑफ स्लैब, कि अगर ये जो स्लैब है उसकी लोकेशन हम चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस जो है वो कैसे चेंज होगा वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर अब अगर हम देखें जो रिलेशन अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कैपेसिटेंस आएगा, है ना, वो आपके पास आएगा C इज इक्वल टू ए एफ सालन नॉट अपॉन, है ना, देखो डिस्टेंस जो है वो टोटल वो D है, माइनस थिकनेस जो है प्लेट की वो T है, तो T इंटू 1 माइनस 1/K। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे कैपेसिटेंस का रिलेशन है वो यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे अगर बात करें प्लेट की लोकेशन की, तो देखिए यहाँ पर टी जो है वो थिकनेस है, वो लोकेशन नहीं है। तो जो स्लेब है उसको हम कहाँ रखते हैं वो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें कैपेसिटेंस के लिए, तो कैपेसिटेंस जो होती है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, वो उसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें दूसरा पॉइंट जो है वो थियोरेटिकल पॉइंट अगर देखें कि अगर यहाँ पे जो स्लेब हमने रखी है वो अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो है ना, उसकी जगह अगर हम मेटल की रखें तो उसके लिए के जो होगा वो इन्फाइनाइट होगा। तो हमारे पास जो सी आएगा वो होगा ए एफ सालन नॉट अपॉन डी माइनस टी। इसका मतलब क्या है कि हमने जो टी थिकनेस की जो मेटल की प्लेट रखी है वो उस टोटल डिस्टेंस में से माइनस हो जाएगी, है ना। तो ये हमारे पास होती है ये हमारे पास रिलेशन है कैपेसिटेंस का इन केस ऑफ मेटल प्लेट। ओके, नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। अब यहाँ पे हमें बोला हुआ है पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना 8 पिको फेरेड। व्हाट विल बी कैपेसिटेंस इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस टू हाफ, तो डिस्टेंस जो है वो हाफ कर दिया और स्पेस जो है वो दोनों के बीच में वो एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 का हमने प्लेस किया है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्लेट्स जो है जब पहले है ना डिस्टेंस डी पर थी, अज्यूम करते हैं उनका एरिया अगर ए है, तो उस कंडीशन पे हमारे पास जो इनका कैपेसिटेंस का रिलेशन आएगा वो हमारे पास आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। फिर हमने क्या किया हमने दोनों प्लेट्स की जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दी, एरिया जो है वो सेम रखा, डिस्टेंस जो है वो d/2 हो गया, जो है वो हाफ कर दी, ठीक है। और इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस किया है जो हमें बोला हुआ है k = 6, है ना। तो पहले कंडीशन में अगर कैपेसिटेंस जो है 8 पिको फेरेड है तो अब कैपेसिटेंस क्या होगी, तो अब देखो सेकेंड कंडीशन पे हमारे पास जो कैपेसिटेंस होगा C2 वो आएगा a एप्सिलॉन नॉट k अपॉन d/2, यानी 2k एप्सिलॉन नॉट है ना। k की वैल्यू भी रख देते हैं, k की वैल्यू है हमारे पास 6 अपॉन d, तो ये हमारे पास आया 12 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। देखिए a एप्सिलॉन अपॉन d की जो वैल्यू है वो 8 पिको फेरेड है, यानी 12 × 8 पिको फेरेड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 96 पिको फेरेड, ठीक है। तो जो कैपेसिटेंस होगा फाइनल वो 96 पिको फेरेड मिलेगा। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें बोला हुआ है टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर each capacitance of 40 microfarad are connected in series. The space between the plates of one capacitor is filled with dielectric material of constant K. Find equivalent of capacitance of system. तो देखिए पहले कंडीशन पे हमें बोला है ये कैपेसिटर्स जो हैं, ठीक है, दोनों के लिए बोला हुआ है 40 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो पहले हम अज्यूम करते हैं ये सी और ये भी सी है, ठीक है, ये सीरीज है। तो इस कंडीशन पे हमारे पास ई इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अब हमने क्या कहा कि दोनों प्लेट्स जो है उनमें से दोनों कैपेसिटर उनमें से एक के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के फिल कर दिया, तो इसके लिए जो कैपेसिटेंस सी है तो इसके लिए हो जाएगा के सी। तो अब सी इक्विवेलेंट कितना होगा, तो सी इक्विवेलेंट हमारे पास यहाँ से आएगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सी इंटू के सी अपॉन सी प्लस के सी, तो ये रिलेशन आ जाएगा के सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के इंटू सी, यानी ये आ जाएगा वो आएगा के सी अपॉन 1 प्लस के, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास देखो सी इक्विवेलेंट जो यहाँ आएगा वो आएगा के अपॉन 1 प्लस के। अब वैल्यू रख देते हैं, सी हमें दिया हुआ है वो है 40, के जो है वो 4 अपॉन 1 प्लस 4, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 4 32 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमें बोला है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू बी डिजाइन विद अ वोल्टेज रेटिंग 1 किलोवोल्ट यूजिंग मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। अब बोला हुआ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो हमें दी हुई है वो है 10⁻⁷। देखिए अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर नहीं पता तो वो मैं बता देता हूँ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को नॉन कंडक्टिंग बनाए रखती है। उससे ज़्यादा जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है तब हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है वो इंसुलेटिंग ना होकर क्या कंडक्टिंग हो जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है दैट इज मैक्सिमम लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस मीडियम के अंदर हो सकता है ना, नॉन कंडक्टिंग की कंडीशन पे। अगर उससे ज़्यादा होगा तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो खत्म हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो है खत्म हो जाएगी। तो फॉर सेफ्टी वी शुड लाइक द फील्ड नेवर एक्सीड 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो स्ट्रेंथ है उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का 10% ही रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका 10% ही रख रहे हैं।
तो व्हाट मिनिमम एरिया ऑफ प्लेट बी रिक्वायर्ड टू हैव कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिकोफैरेड। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हमें जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें बोला है कि जो वोल्टेज रेटिंग है, यानी जो उसका वोल्टेज होना चाहिए वो 1000 वोल्ट होना चाहिए, है ना, यानी 10 पावर 3 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, और जो कांस्टेंट बोला है के, वो हमें बोला हुआ है वो है 3, और जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस भी हमें गिवन है वो है 50 पिकोफैरेड। ठीक है, अब हमें यहाँ से पूछा हुआ है बताइए इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा। तो एरिया जो है वो हम सिंपल रिलेशन से निकाल सकते हैं। जो हमारे पास एरिया का रिलेशन, सॉरी कैपेसिटेंस का रिलेशन होता है वो होता है सी ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, है ना। देखिए अब हमें एरिया जो है वो पूछा हुआ है, तो ए हो जाएगा ए इज इक्वल टू सी डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब हमें सी जो है वो गिवन है, डी फाइंड करना पड़ेगा, के गिवन है और एप्सिलॉन नॉट तो हमें पता है, तो डी हम कैसे फाइंड करेंगे। तो डी के लिए हमारे पास रिलेशन जो है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो अब देखिए जो डी फाइंड करना है उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड होगा। देखिए पोटेंशियल हमें पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता हो तो डी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों का रिलेशन होता है। रिलेशन होता है हमारे पास E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा डी इज इक्वल टू वी अपॉन ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा पहले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बोला हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज 10% ऑफ डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो 10% मतलब 10/100, और डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी हुई है 10 पावर 7, तो यहाँ से हमें मिलेगा 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है उसको हम सेकेंड, जो ये फर्स्ट जो सेकेंड रिलेशन है उसमें रख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा D इज इक्वल टू वी अपॉन ई में v हमारे पास 10 पावर 3 और e हमें मिला 10 पावर 6, तो d हमारे पास आएगा 10 पावर-3 मीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एरिया कितना आएगा, एरिया यहाँ से आएगा a इज इक्वल टू सी डी, है ना। तो c की वैल्यू रखेंगे 50 पिको 10 पावर-12, है ना। d हमारे पास 10 पावर-3 अपॉन के हमें दिया हुआ है वो है 3, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 पावर-12। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा ए का 1.88 इंटू 10 पावर-3 मीटर क्यूब। तो जो प्लेट है उसका एरिया, जो मिनिमम एरिया है वो 1.88 इंटू 10 पावर-3 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो अब डायलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, जिसमें हमें दो अलग अलग स्लेब्स जो हैं वो इन प्लेट्स के बीच में प्लेस करके दी गई है। अब हमें पूछा हुआ है ये बताइए कि इस केस के लिए हमारे पास सी इक्विवेलेंट कितना होगा, है ना। तो यहाँ पे प्लेट ए और बी, इसके बीच में दो प्लेट्स K1 और K2 जो है वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और D1 और D2 जो है वो उनकी थिकनेस की वो हमने रखी है। तो जो सी इक्विवेलेंट है वो कितना होगा। तो अब देखिए इस केस के लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग कैपेसिटर जो है वो हम अज्यूम कर सकते हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का रिलेशन और यहाँ से यहाँ तक का रिलेशन जो है वो अलग अलग होगा। प्लेट का एरिया जो है वो ए है, ठीक है, तो इसको हम दो कैपेसिटर के फॉर्म में अज्यूम कर सकते हैं। वो ये इस तरीके से, एक जो कैपेसिटर होगा C1, इसके लिए एरिया जो है ए होगा, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस जो है वो D1 होगी, और जो मीडियम होगा और जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा वो होगा K1। इसके लिए जो एरिया होगा वो ए होगा, डिस्टेंस D2 होगी, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो K2 होगा। तो अब C1 और C2 की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, और C1 और C2 जो है वो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो सबसे पहले C1 देखें, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास C1 का रिलेशन आएगा वो हमारे पास आएगा C1 इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D1।
C2 का रिलेशन आएगा वो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D2, और जो यहाँ पे हमारे पास C इक्वलेंट आएगा वो आपके पास आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अब हमें क्या है, C1 और C2 की वैल्यू जो है वो इस रिलेशन में रखनी है। तो देखिए, तो यहाँ से C इक्वलेंट आएगा वो आएगा यहाँ से C1 की जगह ए एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D1 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D2 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D1 प्लस ए एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D2। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। नीचे से देखिए, नीचे से हमारे पास जो है ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, तो ये आया K1 अपॉन D1 प्लस K2 अपॉन D2, और ऊपर यहाँ पे आएगा वो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D1 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट K2 D2। ए एप्सिलॉन जो है ये कट हो गया, तो हमारे पास रिलेशन यहाँ से आया ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ऊपर यहाँ से आएगा वो आएगा K1 K2 अपॉन D1 D2, नीचे यहाँ से आएगा वो आएगा K1 D2 प्लस K2 D1 अपॉन D1 D2। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें मिलेगा ए एप्सिलॉन नॉट, है ना, D1 D2 जो है वो तो कट जाएगा, K1 K2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1। ठीक है, तो यहाँ पे C इक्वलेंट का रिलेशन जो है हमें ये मिलेगा। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन होता है जब हमारे पास प्लेट जो है ना उनके एरिया सेम ना हो। अभी हमने देखा था जो हमने स्लेब रखी थी वो दोनों स्लेब का एरिया जो है वो बराबर था, वो दोनों प्लेट के बीच में रखी हुई थी। अगर हम सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखें तो देखिए, इसमें जो स्लेब्स रखी हुई हैं K1 और K2, उनकी थिकनेस जो है वो तो सेम है बट एरिया उनके अलग अलग है। ठीक है, तो सेम टाइप क्वेश्चन है बस थोड़ी कैटेगरी थोड़ी अलग की गई है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, जो ये जो कैपेसिटर है इसमें हमारे पास दो अलग अलग एरिया के, मतलब दो अलग अलग एरिया के जो कैपेसिटर है वो अज्यूम कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से बीच में से दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो अब हमें जो कैपेसिटर है वो इस तरीके से दिखाई देगा, C1 और C2 है। ये C1 जो होगा इसके लिए एरिया जो है वो अब A1 होगा, थिकनेस जो होगी वो D होगी, ठीक है, और जो डायरेक्टिविटी कांस्टेंट होगा वो होगा K1। C2 के लिए एरिया जो है वो A2 होगा, थिकनेस D होगी, और जो डायरेक्टिविटी कांस्टेंट होगा वो होगा K2, और दोनों के लिए जो C इक्विवेलेंट का रिलेशन होगा वो होगा C1 प्लस C2। तो सबसे पहले हम क्या करें, C1 C2 देख लेते हैं। तो हमारे पास C1 का जो रिलेशन है ना, C इक्विवेलेंट में C1 का रिलेशन वो आएगा A1 एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D प्लस A2 एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं तो जो एप्सिलॉन नॉट D जो है वो कॉमन आ रहा है, रिलेशन यहाँ से आएगा A1 K1 प्लस A2 K2। ये हमारे पास C इक्विवेलेंट का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन जो देखे उसमें क्या डिफरेंस है, वहाँ पर जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमने दोनों प्लेट्स की जो डिस्टेंस थी उसको डिवाइड करके कैपेसिटर का कैपेसिटर निकाला था। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, जो प्लेट्स का एरिया है, एरिया डिवाइड करके हम C इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। A dielectric of constant K is slipped between plate or parallel plate condenser is half of space as on figure. If capacity of air condenser is C, then new capacitance between A and B will be.
तो देखिए क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि पहले कंडीशन पे जब हमने ये मेटेरियल नहीं रखा तब ये प्लेट का अगर एरिया ए है, दोनों की भी डिस्टेंस अगर डी है, तो उस कंडीशन पे जो कंडेंसर है उसके लिए कैपेसिटेंस जो है वो सी है। तो अगर इनिशियल कंडीशन में कैपेसिटेंस की बात की जाए, यानी सी बात की जाए, वो हमारे पास होगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब हमने ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसके बीच में प्लेस कर दिया, इसका हाफ पोर्शन फिल किया, तो अगर टोटल एरिया अगर ए है तो ये होगा हमारे पास a/2 और ये भी हमारे पास होगा a/2। ठीक है, तो हम इसको अगर इक्वलेंट कंडीशन में देखें तो हमारे पास दो कैपेसिटर मिलेंगे हमें, ये ए और बी के बीच में। इसके लिए जो होगा ये होगा C1 और ये C2। इसके लिए एरिया जो होगा वो हाफ होगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होगा वो, सॉरी, यहाँ पर होगा वैक्यूम और डिस्टेंस जो होगी वो डी होगी। इसके लिए बात करें तो एरिया हाफ होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के होगा, डिस्टेंस जो होगी वो डी होगी। तो C1 और C2 का रिलेशन देख लेते हैं। तो अब हमारे पास नया जो सी इक्वलेंट आएगा, है ना, वो हमारे पास आएगा C1 प्लस C2। C1 होगा वो होगा a/2, ठीक है, ए C1 जो होगा a/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, प्लस C2 होगा a/2 के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d प्लस a के एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d। तो यहाँ से हमारे पास a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस के। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी जो है वो सी के बराबर होता है, ये हो जाएगा c/2 1 प्लस के। ओके, तो न्यू कैपेसिटेंस जो होगा वो होगा c/2 1 प्लस के। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, जो के जो होगा, के जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है ना। अगर ये भी कहा जाए कि जो फाइनल कैपेसिटेंस है वो इनर्शिया से ज़्यादा है या कम है, तो उस कंडीशन पे हम देखें तो देखो इस रिजल्ट के अंदर हमें क्या पता चलता है, जो के है वो ग्रेटर देन 1 होगा हमेशा। इसका मतलब यहाँ पे जो सी इक्वलेंट जो बाद में आया है दैट विल बी ग्रेटर देन इनर्शियल कैपेसिटेंस। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रिलेशन को। तो अभी हमने देखा उनकी कंबाइंड पोर्शन के अंदर, मतलब कंबाइंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें हम देख सकते हैं। देखिए हमें बोला हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ जिसका एरिया जो है वो ए है ना, और प्लेट के लिए सेपरेशन जो है वो डी दिया हुआ है और कैपेसिटेंस जो है उसके लिए सी है। इज फिल्ड विथ 3 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 एंड K3। जैसे डायग्राम में बताया हुआ है, इफ सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज टू बी यूज्ड टू हैव द सेम कैपेसिटेंस C in this capacitor then dielectric constant K is given by। तो हमें पूछा हुआ है कि इस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1 K2 एंड K3 दिए हुए हैं K1 के लिए, K2 के लिए और K3 के लिए। अब हम यहाँ पे उसको 3 कैपेसिटर में डिवाइड कर सकते हैं, C1 C2 एंड C3। ठीक है, अब C1 के लिए अगर देखें तो देखिए इसके लिए जो एरिया है वो होगा a/2 और जो डिस्टेंस होगी वो होगी d/2। C2 के लिए देखें तो इसके लिए जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, एरिया a/2, डिस्टेंस d/2। C3 के लिए K3, एरिया a और डिस्टेंस d/2। तो यहाँ पर अगर इनके इंडिविजुअल कैपेसिटेंस देखे जाए तो C1 हमारे पास आएगा, है ना। C1 यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे करते देखिए C1 जो होगा वो होता है a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d इंटू के, है ना। तो C1 होगा हमारे पास a/2 एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन d/2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन d। C2 देखें तो होगा a/2 एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन d/2। ये हमारे पास आएगा a एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन d। अच्छा C3 देखा जाए तो C3 होगा a एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन d/2। ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन d। ठीक है,
अच्छा, अब इस कॉम्बिनेशन को देखिए तो ये हमारे पास कैसे दिखाई देगा, इसमें हमारे पास जो C1 और C2 जो है वो तो पैरेलल में होंगे, और जो हमारे पास C3 है, C3 जो है वो यहाँ पर सीरीज में होगा। तो ये हमारे पास C1, ये C2 और ये C3। तो इस कंडीशन पे हमारे पास जो C इक्वलेंट आएगा, है ना, ये दोनों जो हैं ये सीरीज में, ठीक है, और ये सॉरी ये दोनों जो है वो पैरेलल में, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो C3 के साथ सीरीज में। तो ये हमारे पास फिर नया सर्किट बन जाएगा, वो ऐसा बनेगा, ये हमारे पास आएगा C1 प्लस C2 और ये हमारे पास C3, ठीक है। तो अब इसका जो C इक्वलेंट है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अब इसके लिए जो हमारे पास C इक्वलेंट आएगा वो क्या होगा, वो होगा C1 C2, या फिर नॉर्मल हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसमें हम बोल सकते हैं 1/C इक्वलेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/C1, है ना। तो C1 जो होगा, एक मिनट देखिए इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये हमारे पास C1 प्लस C2 और ये C3, ठीक है। अब ये दोनों जो है वो सीरीज में, तो हमारे पास 1/C इक्वलेंट होगा, वो होगा 1/C1 प्लस C2 प्लस 1/C3, ठीक है। तो अब उनकी वैल्यूज हम रख देते हैं 1/A K1 अपॉन D प्लस A K2 अपॉन D प्लस 1/F K3 अपॉन D, ठीक है। तो ये यहाँ से आ जाएगा हमारे पास D अपॉन A K1 प्लस A K2 प्लस 1/2 K3 और D, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो C है वो हमें बोला हुआ है, वो हमारे पास होगा A अपॉन D, और इसके लिए जो K इक्वलेंट है हम ये लिख सकते हैं। अगर हम इसको रिड्यूस करके इस तरीके से लिखें और हम मान लें कि इसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K इक्वलेंट है एरिया A डिस्टेंस D, तो उसके लिए जो C इक्वलेंट आएगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से D अपॉन A/0 दोनों तरफ से कॉमन आएगा, जो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1/K इक्वलेंट इजिकल टू 1/K1 प्लस K2 प्लस 1/2 K2।